Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस और आज का टॉपिक है एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Before I start this video, I want to say thank you to all the 81 subscribers for trusting this channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कि परिचय के बारे में। मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब कि आप कह सकते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बिगिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, मतलब भारत में आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई, मतलब कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड when English education and Western ideas were introduced, मतलब जब अंग्रेजी शिक्षा मतलब इंग्लिश एजुकेशन और पाश्चात्य विचारों मतलब एंड वेस्टर्न आइडियाज को लाया गया। The main aim was to create educated Indians who could work in administration, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारतीय तैयार करना था जो प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके। ओवर टाइम मतलब कि समय के साथ इंडियन लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स आल्सो रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर प्रोग्रेस, मतलब कि भारतीय नेताओं मतलब इंडियन लीडर्स और सुधारकों मतलब रिफॉर्मर्स ने भी प्रगति के लिए आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न एजुकेशन के महत्व को समझा। After independence in 1947, education became a key focus for nation building. इसका मतलब हुआ कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस राष्ट्र निर्माण मतलब नेशन बिल्डिंग के लिए शिक्षा एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया। New universities, schools, and institutions were set up, and steps were taken to spread education in rural areas. इसका मतलब हुआ कि नए विश्वविद्यालय, विद्यालयों और संस्थानों मतलब कि आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा फैलाने के लिए कदम उठाए गए। Today, modern education in India combines science, technology, and traditional values, helping students prepare for a changing world. इसका मतलब हुआ कि आज भारत में आधुनिक शिक्षा जिसमें हम बात कर रहे हैं विज्ञान मतलब साइंस के बारे में, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और पारंपरिक मूल्यों मतलब कि ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ लेकर चलती है, जिससे विद्यार्थी बदलती दुनिया के लिए तैयार हो पाते हैं। अब हम बात करेंगे पर्पस फॉर डेवलपिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसका मतलब हुआ कि भारत में शैक्षिक संस्थानों मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के विकास के उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। The purpose of developing education institutions in India was to introduce modern learning and create a new educated class. इसका मतलब हुआ कि भारत में शैक्षिक संस्थानों मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को विकसित करने का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा मतलब कि मॉडर्न लर्निंग को लाना और एक नई शिक्षित वर्ग मतलब एंड टू क्रिएट अ न्यू एजुकेटेड क्लास का निर्माण करना था। These institutions aim to train people in English, science, law, and administration so they could work in government and other modern professions. इसका मतलब हुआ कि इन संस्थानों मतलब कि these institutions का उद्देश्य लोगों को अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश, विज्ञान मतलब साइंस, विधि या फिर कानून और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा देना था ताकि वे सरकार मतलब कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और अन्य आधुनिक
पेशों मतलब कि अदर मॉडर्न प्रोफेशंस में काम कर सकें। Education also helped in spreading new ideas of freedom, equality and progress। मतलब कि शिक्षा ने स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, समानता मतलब इक्वालिटी और प्रगति मतलब एंड प्रोग्रेस के नए विचारों को फैलाने में भी मदद की। It gave rise to a new middle class of teachers, lawyers, clerks, and reformers who played an important role in social change and the freedom movement। इसका मतलब हुआ कि इसने शिक्षकों मतलब कह सकते हैं टीचर्स, वकीलों मतलब लॉयर्स, फिर है क्लर्क और सुधारकों मतलब एंड रिफॉर्मर्स का एक नया मध्यम वर्ग तैयार किया, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन मतलब सोशल चेंज और स्वतंत्रता आंदोलन मतलब एंड द फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल एफर्ट्स के बारे में मतलब कि व्यक्तिगत प्रयास के बारे में। Before the government took major steps, many Indian reformers and leaders made efforts to spread modern education। इसका मतलब हुआ कि सरकार द्वारा बड़े कदम उठाने से पहले कई भारतीय सुधारकों, आप कह सकते हैं कि इंडियन रिफॉर्मर्स और नेताओं मतलब एंड लीडर्स ने आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न एजुकेशन फैलाने के प्रयास किए। They opened schools and colleges where English, science and modern subjects were taught along with traditional learning। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने विद्यालय और कॉलेज की स्थापना की जहां पारंपरिक शिक्षा, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ साथ अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, विज्ञान मतलब साइंस और आधुनिक विषय मतलब एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। These individual initiatives helped in creating an educated section of society that later became part of the new middle class। इसका मतलब हुआ कि इन व्यक्तिगत पहलों ने समाज में एक शिक्षित वर्ग तैयार करने में मदद की, जो बाद में नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बन गया। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। The Charter Act of 1813 was the first official step taken by the British government to support education in India। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट भारत में शिक्षा को समर्थन देने के लिए ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया पहला आधिकारिक कदम था, मतलब कि फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप। It provided funds for promoting education and allowed missionaries to set up schools। इसका मतलब हुआ कि इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराया और मिशनरीज को विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी। This act gave importance to Western style learning and opened the way for the spread of modern education in the country। इसका मतलब हुआ कि इस अधिनियम मतलब दिस एक्ट ने पाश्चात्य शैली की शिक्षा मतलब वेस्टर्न स्टाइल लर्निंग को महत्व दिया और देश में आधुनिक शिक्षा, हम कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन के प्रसार मतलब हम कह सकते हैं स्प्रेड का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम बात करेंगे थॉमस मैक्यूलेस मिनट के बारे में। In 1835, Thomas Macaulay presented his famous Minute on Education। इसका मतलब हुआ कि 1835 में थॉमस मैकॉले ने अपना प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया। He supported English as the medium of instruction and promoted Western knowledge over traditional Indian learning। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन किया और पारंपरिक भारतीय शिक्षा मतलब कि ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग के बजाय पाश्चात्य ज्ञान मतलब कि वेस्टर्न नॉलेज को बढ़ावा दिया।
His aim was to create a class of Indians who could work as intermediaries between the British rulers and the Indian people. इसका मतलब हुआ कि उनका उद्देश्य मतलब हिज एम भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासकों मतलब कि ब्रिटिश रूलर्स और भारतीय जनता मतलब इंडियन पीपल के बीच मध्यस्थ मतलब इंटरमीडियरीज का काम कर सकें. This decision played a big role in shaping the new educated middle class. मतलब कि इस निर्णय ने नए शिक्षित मध्यम वर्ग मतलब न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई. अब हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच जिसका टाइम पीरियड है 1854 उसके बारे में. वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज ऑफन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. मतलब कि 1854 का वुड्स डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा मतलब इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है. It gave a traditional plan. It gave a detailed plan for spreading education in India. इसका मतलब हुआ कि इसने भारत में शिक्षा फैलाने के लिए एक विस्तृत योजना मतलब डिटेल्ड प्लान प्रस्तुत की. It recommended setting up a proper system of primary, secondary, and higher education along with universities in major cities. इसका मतलब हुआ कि इसमें प्राथमिक मतलब प्राइमरी, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी और उच्च शिक्षा मतलब एंड हायर एजुकेशन की एक उचित व्यवस्था मतलब कि प्रॉपर सिस्टम स्थापित करने की सिफारिश की गई मतलब रिकमेंड किया गया. साथ ही बड़े शहरों में विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई. It also encouraged women's education and the training of Indian teachers. हम कह सकते हैं कि इसने महिलाओं की शिक्षा और भारतीय शिक्षकों के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ऑफ इंडियन टीचर्स को भी प्रोत्साहित किया. This policy made education more organized and widespread. इस नीति ने शिक्षा को अधिक संगठित मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड और व्यापक मतलब वाइडस्प्रेड बना दिया. अब हम बात करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड्स डिस्पैच के बारे में मतलब कि वुड डिस्पैच की मुख्य विशेषताओं के बारे में. द मेन फीचर्स ऑफ वुड्स डिस्पैच इंक्लूडेड अ 3-tier एजुकेशन सिस्टम, training programs for teachers, encouragement of women's education and the use of local languages along with English. इसका मतलब हुआ कि वुड्स डिस्पैच की मुख्य विशेषताओं मतलब कि मेन फीचर्स में त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली मतलब कि 3-tier एजुकेशन सिस्टम, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मतलब इनकरेजमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का उपयोग शामिल था मतलब एंड द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस अलोंग विद इंग्लिश. It also suggested that private institutions should be supported by government grants. इसका मतलब हुआ कि इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि निजी शैक्षणिक संस्थानों मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सरकारी अनुदान मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स से सहायता दी जानी चाहिए. These measures helped in expanding education and gave rise to a strong educated middle class in India. इसका मतलब हुआ कि उन इन उपायों ने मतलब दीज मेजर्स ने शिक्षा के प्रसार में मदद की और भारत में एक मजबूत शिक्षित मध्यम वर्ग मतलब कि स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड मिडिल क्लास को जन्म दिया. अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच के बारे में मतलब वुड्स डिस्पैच के प्रभाव के बारे में. वुड्स डिस्पैच ब्रॉट बिग चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम मतलब कि वुड्स डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव लाए. इट इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन मतलब कि
इसने प्राथमिक मतलब प्राइमरी, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी और उच्च शिक्षा मतलब एंड हायर एजुकेशन की एक उचित संरचना मतलब कि प्रॉपर स्ट्रक्चर शुरू की मतलब इंट्रोड्यूस्ड किया। It introduced a proper structure of primary, secondary and higher education। इस लाइन को हम समझ चुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं। Universities were set up in Calcutta, Bombay and Madras which increased higher learning opportunities। हम कह सकते हैं कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े। इट ऑल्सो इनकरेज्ड women's एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर टीचर्स मतलब कि इसने महिलाओं की शिक्षा मतलब women's एजुकेशन और शिक्षकों के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग फॉर टीचर्स को भी प्रोत्साहित किया। एज अ रिजल्ट मतलब कि इसके परिणाम स्वरूप मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड वाइडली मतलब कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ एंड गेव राइज टू अ न्यू क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस मतलब कि इसका मतलब हुआ और एक नए शिक्षित भारतीय वर्ग का उदय हुआ who later played an important role in social reforms and the freedom movement। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जिसने आगे चलकर सामाजिक सुधारों मतलब कि सोशल रिफॉर्म्स और स्वतंत्रता आंदोलन मतलब एंटी फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे हंटर एजुकेशन कमीशन जिसका टाइम पीरियड है 1882 से लेके 1883 तक, उसके बारे में बात करते हैं। हंटर एजुकेशन कमीशन मतलब हंटर शिक्षा आयोग, कमीशन को हिंदी में कहते हैं आयोग, जिसका टाइम पीरियड है 1882 से लेके 1883 तक। The Hunter Commission was appointed in 1882 under the chairmanship of Sir William Hunter। मतलब कि हंटर शिक्षा आयोग मतलब हंटर एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता मतलब कि चेयरमैनशिप में की गई। Its main task was to review the working of the education system afterwards dispatch and suggest improvements especially in primary education। इसका मतलब हुआ कि इसका मुख्य कार्य वर्ड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना मतलब कि रिव्यू करना और उसमें सुधार के सुझाव देना, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा में मतलब कि स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन। द कमीशन स्टडीड हाउ एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन had grown and what problems still existed in spreading it to common people। मतलब कि इस आयोग ने यह अध्ययन किया कि शिक्षा कितनी बढ़ी है और इसे आम लोगों तक पहुंचाने में कौन कौन सी समस्याएं अब भी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन के बारे में मतलब कि हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में। रिकमेंडेशंस को हिंदी में कहते हैं सिफारिशें। The Hunter Commission recommended the primary education should be given more importance and should be made useful for the common people। मतलब कि हंटर आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन को और को अधिक महत्व दिया जाए और इससे आम लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाए। It suggested that primary schools should provide प्रैक्टिकल एजुकेशन रिलेटेड टू डेली लाइफ। हम कह सकते हैं कि इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए। It also encouraged local bodies like municipalities and district boards to take responsibility for running primary schools। हम कह सकते हैं कि इसने नगर पालिकाओं मतलब कि म्यूनिसिपैलिटीज और जिला बोर्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसी स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालय मतलब कि प्राइमरी स्कूल्स चलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। The commission further advised that secondary education should have two parts,
मतलब कि हम कह सकते हैं कि आयोग ने यह भी सलाह दी कि माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा जाए। माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, वन लीडिंग टू हायर एजुकेशन एंड अनदर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल करियर्स। हम कह सकते हैं कि एक भाग उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन की ओर ले जाए और दूसरा छात्रों को व्यवहारिक व्यवसायों मतलब कि प्रैक्टिकल करियर्स के लिए तैयार करे। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द हंटर कमीशन के बारे में, मतलब कि हंटर आयोग के प्रभाव के बारे में। द रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडियन एजुकेशन। हम कह सकते हैं कि हंटर आयोग की सिफारिशों मतलब कि रिकमेंडेशंस ने भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा दी। प्राइमरी एजुकेशन स्लोली बिगेन टू स्प्रेड दो प्रोग्रेस वॉज लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। इसका मतलब हुआ कि प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन धीरे धीरे फैलने लगी, हालांकि धन की कमी के कारण प्रगति सीमित रही। Local bodies got involved in running schools which helped in reaching villages and small towns। हम कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय विद्यालय चलाने में शामिल हुए, जिससे शिक्षा गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचने लगी। The division of secondary education into academic and vocational streams gave students more choice। हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं में, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि एकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स में बांटने से विद्यार्थियों को अधिक विकल्प मिले, मतलब कि इट गेव स्टूडेंट्स मोर चॉइस। Overall, the Commission helped in shaping an education system that could meet the needs of both higher studies and practical work, further strengthening the educated middle class in India। हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल आयोग ने मतलब इस कमीशन ने ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद की जो उच्च शिक्षा मतलब कि हायर स्टडीज और व्यवहारिक कार्य मतलब प्रैक्टिकल वर्क दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और इससे भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग मतलब कि एजुकेटेड मिडिल क्लास को और भी मजबूत बनाया जा सके। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.